हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। ओके, आई गिव थैंक्स ऑल माय स्टूडेंट्स जिसने मुझे लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। अपना जो पहले का जो कल का जो लेक्चर था वो था विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई विद्युत द्विध्रुव है और उसके अक्ष पर मैंने किसी दूरी पर कोई बिंदु पी लिया जहां मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की और मुझे वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे 2kp/r³ प्राप्त हुआ। ओके, और जो डायरेक्शन है वो किधर प्राप्त हुई? विद्युत द्विध्रुव है आघूर्ण की दिशा में मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त हुई थी। टोटल आज अपन पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो अपना टॉपिक है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति का देखिए डायग्राम देखिए, ये कोई एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या है? ये एक विद्युत द्विध्रुव है और इसका ये बीच का पॉइंट है। इसको मैंने -q दिया, इसको मैंने +q दिया। ओके, इसको आप क्या दे सकते हो? इसको आप a बिंदु व b बिंदु भी दे सकते हो। और ये बीच की दूरी आपको पता है 2a वेक्टर होती है और ये a वेक्टर और ये भी a वेक्टर। अक्षीय स्थिति तो ये होती है और निरक्षीय स्थिति ये होती है। इसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। इसे क्या कहते हैं? निरक्षीय स्थिति कहते हैं। और इस निरक्षीय स्थिति पर मैंने इस विद्युत द्विध्रुव से मुख्य बिंदु से मूल बिंदु से जिसको मैंने O दिया था उससे मैंने एक r दूरी पर P बिंदु ले लिया जहां मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है टोटल विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, इस P बिंदु पर आपको पता है जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात किया जाता है वहां एक प्रेक्षण आवेश को रखा जाता है। तो मैंने यहाँ एक प्रेक्षण आवेश को रख दिया। यहाँ मैंने किसको रख दिया? एक प्रेक्षण आवेश को रख दिया। ओके, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण इस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वही बात आपको पता है क्या कि पहले आप एक आवेश के कारण क्या ज्ञात करो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो ये पहले मैं माइनस चार्ज के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करता हूं। अकेले सिंगल आवेश के कारण मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करता हूं। तो मुझे क्या चाहिए? बीच की डिस्टेंस भी चाहिए। तो इस -q आवेश के कारण इस P बिंदु पर मैंने क्या कर दिया? इसको मिला दिया और ये डिस्टेंस अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है। ये है a, ये है r, ये मेरे पास फिलहाल नहीं है। मैं इसको निकाल सकता हूं। इसका मान क्या हो जाएगा? आपको बताइए 90 डिग्री है तो कर्ण हो गया और कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो रूट में r² प्लस a² हो गई ये जो डिस्टेंस है। और इसको मैंने थीटा एंगल ले लिया। कितना एंगल ले लिया? थीटा एंगल ले लिया। अब बताइए इस चार्ज के कारण इस बिंदु पर जो डायरेक्शन वो डायरेक्शन क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो आपको पता है प्लस से माइनस की ओर, ये माइनस है, ये यहाँ पर प्लस है, तो प्लस से माइनस की ओर ये डायरेक्शन E1 हो गई और ये हो गई E1। E1 क्या है? -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं प्लस आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा तो मैंने इसको ये मिला दिया और आपको पता है ये भी डिस्टेंस कितनी आएगी? रूट में r² प्लस a²। इस q आवेश के प्लस q आवेश के कारण P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या हो जाएगी? ये प्लस ज्यादा प्लस, ये कम प्लस, दुर्बल प्लस, प्रबल प्लस, ज्यादा प्लस से कम प्लस की ओर। और ये जो डायरेक्शन है वो हो गई E2 की हो गई। किसकी हो गई? E2। E2 मतलब प्लस q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E1 मतलब -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या करें? मुझे टोटल विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। मुझे तो विद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सदिश योग कब कर सकते हैं? जब या तो एक ही दिशा में हो या अपन विपरीत दिशा में हो तो अपन सदिश योग कर सकते हैं, अन्यथा सदिश योग नहीं कर सकते। तो फिलहाल अपन क्या किया जाएगा? तो अपन ऐसे करते हैं, ऐसा कंडीशन हो तो अपन घटकों में विभाजन कर देते हैं। तो ये भी थीटा ही है तो घटकों में विभाजन करो। ये जो आपका E1 है ये आ रहा है E1। इस E1 के दो घटक आ गए, एक तो ये क्षैतिज घटक आ गया, एक ये ऊर्ध्वाधर घटक आ गया। और ये देखिए एकांतर कोण ये थीटा तो ये भी थीटा हुआ। तो थीटा वाला घटक तो हो गया E1 cos थीटा और बिना थीटा वाला घटक हो गया ये रहा ऊर्ध्वाधर घटक, ये हो गया E1 sin थीटा। वैसे इस E2 को भी घटकों में विभाजित करते हैं। ये तो इसका क्षैतिज घटक आ गया और ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक आ जाएगा। कौन सा घटक आ गया? ऊर्ध्वाधर घटक आ जाएगा। ये थीटा है तो ये एक ही रेखा ये यहाँ भी कितना एंगल बनाएगा?
ये दोनों समांतर रेखा है, एक तो कोई एक तिर्यक रेखा समांतर रेखा से जो सेम कोण बनाती है। तो बताइए इस E2 का थीटा वाला घटक हो गया E2 cos थीटा और बिना थीटा वाला घटक हो गया E2 sin थीटा। ये अपना डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, तो मैं निकालता हूं सबसे पहले माइनस क्यू। मैं पहले लैंग्वेज लिखता हूं, तो लैंग्वेज क्या लिखूंगा कि माना कोई विद्युत द्विध्रुव है, माना कोई विद्युत द्विध्रुव है जिससे स्मॉल r दूरी पर निरक्ष पर स्थित P बिंदु पर मुझे क्या निकालना है, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है P बिंदु पर। ओके, निरक्ष पर ये रहा निरक्ष, ये रहा P बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी थी। तो एक एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। सबसे पहले मैंने निकाल लिया माइनस क्यू आवेश के कारण। किसके कारण है, सबसे पहले किसके कारण निकाल लिया मैंने, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस P आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, आपको पता है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। सिंगल चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इसको मैंने किससे दिया था, E1 से दिया था। तो KQ में r² और r² क्या है, बीच की दूरी माइनस Q और P बिंदु के बीच की दूरी r² रूट है, तो स्क्वायर करोगे तो r² + a² कर देंगे। यहाँ पर मुझे ना डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, मैं परिमाण लूंगा, डायरेक्शन में लास्ट में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी डायरेक्शन पर लगा देंगे। तो इसको दे दिया समीकरण 1। नेक्स्ट किसके कारण, नेक्स्ट आ जाएगा प्लस Q आवेश के कारण। प्लस Q आवेश के कारण है P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मैंने E2 दे दिया और वही KQ और बीच की दूरी इसमें भी यही है r² + a² समीकरण 2। तो यहाँ को क्या पता चला कि E1 बराबर E2 का परिमाण बराबर है। तो आपको पहले पता चल गया था, वहां जब सिंगल चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, चाहे माइनस चार्ज हो चाहे प्लस चार्ज हो, उसका परिमाण सेम ही आया था। तो इनको घटकों में विभाजित करने पर क्या हुआ था, इनको घटकों में विभाजित करने पर जो आपके देखो E1 बराबर E2, E2 बराबर E1 कैंसिल, sin थीटा से sin थीटा, sin थीटा नीचे sin थीटा ऊपर कैंसिल, E1 नीचे E2 ऊपर, E1 बराबर E2 कैंसिल करने पर इनके ऊर्ध्वाधर घटक है ना, इनके ऊर्ध्वाधर घटक वो तो क्या हो जाते हैं, इनके ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त हो जाते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त हो जाते हैं। और कौन सा बचता है बताइए, वह 36 घटक है, वह 36 घटक है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताते हैं। अरे ऊर्ध्वाधर तो कैंसिल हो गए, तो बचे कौन से 36 कौन सा है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो बताइए फिर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बताइए। तो E बराबर E1, एक तो E1 cos थीटा है और एक E2 cos थीटा है, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और आप डायरेक्शन लगा सकते हो कि इनकी डायरेक्शन की तरह बताइए, ये तो E वेक्टर लगा दूं, कहां निकाल रहा हूं, डायरेक्शन निकाल रहा हूं, डायरेक्शन बताइए की तरह E1 cos थीटा इधर है, E2 cos थीटा भी इधर है, और ये तो होता है pk और ये हो गया माइनस pk, क्या हो गया माइनस pk, मेरे विद्युत क्षेत्र की दिशा लगा दी। आगे इसकी कैलकुलेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए। हाँ आपको पता है E1 बराबर E2 है, E1 बराबर क्या है E2 है, तो E वेक्टर निरक्ष इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, E1 बराबर E2 तो एक ले लो या तो E1 ले लो या E2 ले लो, E1 cos थीटा वो भी E1 ले लो, E1 cos थीटा क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा और ये साइड में आ गया माइनस का pk। अब मेरे पास E1 ऑलरेडी है, E1 मेरे पास कहां, इसको मैंने समीकरण 3 दे दिया, E1 मेरे पास है, E1 मेरे पास कितना है KQ कोण में r² + a², इसकी वैल्यू रख देंगे समीकरण 4। मेरे पास cos थीटा नहीं है तो मैं किसका मापन करता हूं,
cos थीटा का मापन करता हूं। और cos थीटा का जो मापन कर रहा हूं वो कहां से कर रहा हूं? cos थीटा का मापन कर रहा हूं त्रिभुज, ये भी एक त्रिभुज है, कौन सा? OPB, या फिर ले सकते हो आप OBP, और ये भी एक त्रिभुज है OAP। दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, दोनों त्रिभुज सेम है, तो मैंने ले लिया त्रिभुज OAP से। त्रिभुज OAP तो बताइए cos थीटा का क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। तो आधार तो क्या हो गया? 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, थीटा के सामने वाला लंब हो गया, ये हो गया आधार। आधार तो आ गया a और कर्ण हो गया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। ये हो गया कर्ण, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। इसको दे दिया मैंने समीकरण 5। और अब बताइए समीकरण 3 में आप क्या करोगे? समीकरण 3 में 4 व 5 का मान रखने पर रख दो, तो e इक्वल टू आ गया 2, e1 का मान आ गया a क्यूब r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और cos थीटा आ गया a बटा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। रूट का क्या कर दूं मैं? a बटा 2 लगा दूं क्या? a बटा 2 लगाने से रूट ही तो होता है, ये लो। तो बताइए क्या हो जाएगा फिर अपने पास? हाँ, नेक्स्ट देखिए, तो क्या किया मैंने? e वेक्टर इज इक्वल टू k का k, q का q, a q, a 2a, एक साथ ले लूं 2a, और बट्टे में क्या गया? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, ये तो क्या आ गया? a बटा 2, ये क्या है? सिंगल का 1 और 1 बटा 2 कितना आ गया? 3 बटा 2, ये आ गया माइनस का ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आगे, e वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? k q2a क्या होता है बताइए? q2a क्या होता है बताइए? चार्ज, दोनों विद्युत ध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये तो आ गया Kp, और बटे में क्या है? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3 बटा 2। आपको पता है क्या कि है ना, r का मान है, जो r का मान है वो a से बहुत ही ज्यादा है, पहले भी लिया था, इसलिए a स्क्वायर को नहीं लेते हैं, केवल r स्क्वायर का 3 बटा 2 करते हैं। r स्क्वायर ले लिया और r स्क्वायर का 3 बटा 2 कर दिया, ये माइनस pk चल रहा है। तो e वेक्टर इज इक्वल टू आ गया kp, और क्या आ जाएगा बताइए? kp, और अपने पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं? इसका डायरेक्शन ले रहे हैं, तो वेक्टर लगाएंगे ऐसे लगाएंगे, अपन केवल सदिश रूप ले रहे हैं kp। तो kp और क्या आ जाएगा बताइए? r स्क्वायर का 3 बटा 2 स्क्वायर से स्क्वायर किया, कितना आ गया? r क्यूब आ गया, कितना आ गया? r क्यूब, और डायरेक्शन क्या आ गई? माइनस के pk। ये लो क्या आ गया? निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। बताइए निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई? kp अपॉन में r क्यूब, kp अपॉन में r क्यूब। डायरेक्शन क्या है? माइनस pk, pk कहां था? pk ऐसे था, माइनस pk s, राइट। तो ये आ गया निरक्ष पर। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आई थी? अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा आई थी, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा आई थी विद्युत ध्रुव आघूर्ण की ओर pk, और निरक्ष पर किधर आ रही है? माइनस pk। तो डायरेक्शन दोनों की उल्टी है, ध्यान रखना। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा आई थी वो आई थी pk, और निरक्ष पर आई थी माइनस pk, और दोनों में फर्क क्या है आपको पता है? जो ex आया था उसका परिमाण ले लो, केवल ex आया था वो आया था 2kp अपॉन में r क्यूब, केवल परिमाण लिया, डायरेक्शन नहीं लिया है। और e जो निरक्ष है वो कितना है? kp अपॉन में r क्यूब। तो आपको क्या पता चला कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो 2 × kp अपॉन में r क्यूब निरक्ष होती है। तो निरक्ष से कितनी गुणी होती है? 2 गुणी होती है। क्या पता चला आपको कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष से कितनी गुणी होती है? 2 गुणी होती है। तो मैं आपको इसे पूछूं कि विद्युत ध्रुवण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है अक्ष और निरक्ष पर, अक्ष और निरक्ष पर। तो बताइए कौन सी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा होता है? तो आप क्या बोलोगे कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष से क्या होती है? 2 गुनी होती है। तो इस प्रकार विद्युत ध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो 2 स्थिति है वो अपनी कंप्लीट होती है।